कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड में? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बाबा, कितना कंफ्यूजन है, कोई बता तो दे कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरे लिए सही। ये सवाल ज्यादातर इन्वेस्टर्स के दिमाग में होता है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो इस सवाल को लेते हैं सीरियस। ज्यादातर इसे इग्नोर कर देते हैं। और ये सवाल इतना क्रिटिकल है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना वेल्थ क्रिएशन करने वाले हैं फ्यूचर में, और आपके गोल्स डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होते हैं। तो इस सवाल को चलिए समझते हैं थोड़ा डीपली है, और फिर आप लीजिए अपना डिसीजन खुद से कि आपको कहाँ करना है इन्वेस्ट। हाय, मैं हूँ सलमा सोनी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और मैं हेल्प करती हूँ रिटेल इन्वेस्टर को उनके पर्सनल फाइनेंस डिसीजन मेकिंग में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का, कि इंश्योरेंस जब आया तो वो क्यों आया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था। चलिए पूछते हैं हमारे फेवरेट फ्रेंड से, गूगल, व्हाई वाज इंश्योरेंस क्रिएटेड। पहले लाइन में ये कह रहा है, इंश्योरेंस इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग रिस्क, बोल्ड लेटर में लिखा है, which was developed to mitigate trade और business risk। ठीक है, तो जो बिजनेस रिस्क होने वाला है उसको कम करने के लिए इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन हुआ, और ये क्या करता है, रिस्क को ट्रांसफर करता है। राइट, पहली बार जब इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड हुआ था तो वो मिडाइन इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। अब हम चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्यों इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। क्योंकि ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज में, विच इज कनेक्टेड टू द वेल्थ क्रिएशन आल्सो, इज अ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, सो व्हाई वाज, यहाँ पे हम लिख देते हैं लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस? इट सेज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल बेनिफिट टू द डिपेंडेंट अपॉन प्रीमेच्योर डेथ ऑफ एन इंश्योर्ड। इसका ये मतलब है कि फिनेंशियल रिस्क जो आ सकता है अगर घर के जो मेंबर जो कमाते हैं उनकी डेथ हो गई, इंश्योरेंस कैसे उस चीज को प्रोटेक्ट करेगा। एग्जाम्पल कि आप ब्रेड अर्नर हैं, आप घर कमाते हैं, आप घर चलाते हैं, इन केस समथिंग हैपेंस टू यू, देन इन दैट केस हाउ फैमिली इज गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड फिनेंशियली। तो फिनेंशियली आपकी फैमिली डेफिनेटली इज गोइंग टू सफर, राइट। तो उस केस में इंश्योरेंस आपकी मदद करता है उनको एक बड़ा अमाउंट लमसम दे करके। अगर आपने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है तो उनको 1 करोड़ पूरा मिलेगा, जिससे कि वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो ये है रीजन व्हाई लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब हम ये समझते हैं कि हम क्यों लाइफ इंश्योरेंस को करते हैं मिक्स इन्वेस्टमेंट से। तो नॉर्मली हमारी अभी भी ये सोच है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, बट अगर हम लाइफ इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस लिए तो हमें बाद में कुछ नहीं मिलेगा, मेरा तो घाटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि उनको सर्वाइवल बेनिफिट कितना मिलेगा, कि अगर इन केस कुछ नहीं होता है उन्हें तो उनको कितना पैसा मिलेगा, वो तो लॉस हो गया, ये मेंटालिटी है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इंश्योरेंस वाज मेड एंड इज मेड फॉर द पर्पस टू ट्रांसफर योर रिस्क, राइट। इसीलिए जब आप इन दोनों चीजों को मिक्स करते हैं तो ना तो आपको आपका लाइफ कवर अच्छी तरीके से मिलता है। कहने का ये मतलब है कि प्रीमियम काफी हाई होता है अगर आप किसी तरह के इंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक, यूनिट पॉलिसीज में जाते हैं, क्योंकि उनका जो सम एश्योर्ड होता है, लाइफ कवर अमाउंट होता है, वो बहुत ही छोटा होता है और प्रीमियम काफी हाई होता है। रीजन क्या है कि जो आप प्रीमियम पे करते हैं उसका छोटा सा पोर्शन वो इन्वेस्ट भी करते हैं, और बचा हुआ पैसा जो प्राइमरी पर्पस है इंश्योरेंस का, वो आपका लाइफ कवर होता है। तो जस्ट इमेजिन कि कंपनी भी तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाने के लिए बैठी है ना, वो तो यहाँ समाज सेवा करने के लिए बैठी नहीं है, तो उनको भी तो कुछ कमाई चाहिए, राइट। So the moment you mix these two, that creates a problem because they have to give you the life cover and also you are expecting them to give you
also the money in case of the survival. एंड टर्म कवर में ऐसा नहीं होता है, वहां पे सर्वाइवल बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होता है, वेयर एज अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे कि यूलिप पॉलिसी हो गया, मनी बैक हो गया, इंडोमेंट हो गया, ये सब में सर्वाइवल बेनिफिट भी आता है. ऑलवेज कंसिडर दैट इफ यू हैव टू बाय insurance policy, then make sure that you buy it only for your life cover or covering other risks like medical cover. तो यहाँ पे बेसिकली हम अभी बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की. तो इन्वेस्टमेंट वाला जो इंश्योरेंस होता है वो हमेशा लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिक्स होता है, नॉट द मेडिकल इंश्योरेंस विच फॉल्स अंडर जनरल इंश्योरेंस. तो उसको रखते हैं हम साइड में. ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट. अब मैं आपको ये भी बताऊंगी केस स्टडी दिखा के कि कैसे आपका वेल्थ एक्चुअली कम क्रिएट होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे इंश्योरेंस पे. पर उससे भी पहले हम समझते हैं म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है. हमने अभी यहाँ समझ लिया पर्पस ऑफ इंश्योरेंस. तो म्यूचुअल फंड का जो ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट, तो उनका मेन पर्पस है इन्वेस्टमेंट. दैट्स वाई इफ यू सी, आप जो भी किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड में, किसी भी स्कीम्स में करते हैं, चाहे वो डेट स्कीम हो, चाहे वो इक्विटी स्कीम हो, उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है और सारी इन्वेस्टमेंट उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे किया जाता है और उनका ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ क्रिएट करना. राइट अगर ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है तो वेल्थ क्रिएट है डेफिनेटली. अगर डेट है तो प्रिंसिपल सेफ्टी है, प्लस देयर इज अ स्मॉल एप्रिशिएशन ऑफ वेल्थ ऑल्सो. तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह के स्कीम्स चूज कर रहे हैं. तो ये अंतर है. इसीलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक केस स्टडी और समझते हैं कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए, और वो मैं नहीं बताऊंगी, आप डिसाइड करेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आ गए हम यहाँ पे. ओके, इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड का यहाँ पे मैं थोड़ा कंपैरिजन करूंगी. अब ये यहाँ पे आपने देखा अगर, तो मैंने लिया है एग्जाम्पल LIC जीवन लाभ का. यहाँ पे मेरा कोई भी पर्पस नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी को दिखाऊं, जस्ट दैट मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है आपको दिखाने के लिए, एंड दिस इज अ रियल टाइम एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ माई क्लाइंट. राइट, सो आई विल शो यू हियर दैट what exactly this particular policy was kind of return it is expected from this. तो इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड है 5 लाख. अब जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट किया है दे स्टार्टेड एट द एज 29. ठीक है, उसके बाद ये कब तक चलेगा? पहला साल जो है 2020, पिछले साल ही लिया था. हम नीचे नीचे जाते हैं, देखते हैं ये 26 साल का पॉलिसी है, 26 ईयर्स, और इसमें इनको पेमेंट करना है 16 ईयर्स के लिए. ठीक है, अब कितना पेमेंट करना है? एक्चुअली यहाँ पे पेमेंट जो है पर मंथ बेसिस पे है, बट मैंने इसको एनुअल में कन्वर्ट कर दिया है मल्टीप्लाई करके 12 से. सो एवरी ईयर दिस पर्सन हैज टू पे 67,668. पहले साल, दूसरे साल, ऐसे करते करते 16 साल तक. उसके बाद अगले 10 साल तक उनको कुछ नहीं करना है, बस छोड़ देना है उस इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए. एंड ऑन 10th ईयर ही इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव 36,75,000. और इसका जो मैंने XIRR के बेसिस पे रिटर्न निकाला है विच इज 6.94%. तो आप सोचिए जरा कि अगर आपको 5 लाख का कवर मिल रहा है और इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ, क्या ये 5 लाख सफिशिएंट है किसी भी फैमिली के लिए? Will that be able to really help people in their finances? Not really, right? It's not a really great amount. I don't think कि आजकल इवन 1 साल का खर्चा ठीक से चल भी पाएगा इस 5 लाख में, राइट? तो ये तो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है. दूसरा, कितना रिटर्न मिल रहा है? 7%. आप 26 ईयर्स पेशेंटली बैठे हैं और आपको कितना मिल रहा है? 7% रिटर्न. लाइक 6.94, ठीक है, 7% रिटर्न. Just think about it. Do you think this is an attractive deal? If you think, then well and good. Personally, I don't think so. अब चलिए देखते हैं दूसरा ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन. अगर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में एट द रेट ऑफ 10%, तो मैंने क्या किया है कि आपका 67,668 पर एनम, हमने यहाँ से ये नंबर उठाया, राइट? इसको मैंने डिवाइड कर दिया 12 से. सो पर मंथ इन्वेस्टमेंट 5,639 हो रहा है. एक्चुअली में रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि ऐसे ऑड नंबर्स आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 500 रुपीज. ठीक है, तो अब इस केस में मैंने एग्जैक्ट नंबर उठाया है बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ रियल फिगर. ठीक है, सो अब अगर इस इन्वेस्टमेंट को कोई 16 साल तक करेगा, पर मंथ
1639 के हिसाब से, तो टोटल कितना आपके पॉकेट से जाने वाला है? 10,82,000, ठीक है। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस monthly investment plan which grows at 10% will give you 26,52,000। तो ये क्यों 16 साल लिया मैंने? बिकॉज यहाँ पे भी हमारा पॉलिसी ऐसे ही बोल रहा है कि 16 इयर्स तक आपको इन्वेस्ट करना है। फिर इसने बोला कि अगले 10 साल तक चुपचाप बैठो, उसके बाद आपको ये 36,75,000 मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली चुपचाप बैठेंगे और ये 26 लाख ग्रो होकर के 68,80,000 हो जाएगा अगले 10 साल में, राइट? दिस द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो टोटल एडिशनल मनी कितना बनता है अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा म्यूचुअल फंड में एट द रेट ऑफ 10% इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द इंश्योरेंस पॉलिसी? एडिशनल बेनिफिट हो रहा है 32 लाख रुपीज का, राइट? बट यहाँ पे एक कैच है कि ये क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टेड है तो इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। वो कितना? 10%। तो ठीक है, इसके ऊपर 10% लगा देते हैं, ठीक है। 10% हमने लगाया कैपिटल गेन पे, तो हमें ऑलमोस्ट 5.8 लाख रुपीज देना पड़ेगा टैक्स। तो टैक्स देने के बाद भी हमारा बनता है 63 लाख इन टोटल, विच मीन्स हमारा एडिशनल जो वेल्थ क्रिएशन होता है बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इज 26,25,000 टैक्स देने के बाद, राइट? आपने देखा यहाँ पे टैक्स जो है टोटल रिटर्न पोस्ट टैक्स 63 लाख और आपका लाइफ इंश्योरेंस जो हमने लिया था पॉलिसी इसमें 36,75,000। सो टोटल additional 26,25,000. Now you have to decide that which investment is good. Now you have to decide that what is right for you. तो आप एक काम कीजिए कि you should be dividing your investment and your insurance separately. Now this person when we try seeing कि 1 करोड़ का अगर ये टर्म इंश्योरेंस लेते तो उनको प्रीमियम कितना आएगा, तो it was coming approximately 11,000 per annum, ठीक है। तो अगला सपोज बिकॉज दिस पर्सन इज नाउ ऑफ एज 30 एंड 60 में अगर हम रिटायरमेंट पकड़ते हैं तो 30 इयर्स कवर करना पड़ेगा। 30 इयर्स को अगर 11,000 इफ ही इज पेइंग, सो हाउ मच ही इज पेइंग एक्चुअली 3,30,000। डेफिनेटली अगर आप इससे 3,30,000 भी निकाल देंगे तो भी 60 लाख का आपका वेल्थ क्रिएशन हो रहा है and additional 23 lakhs का wealth creation हो रहा है by investing in mutual fund at 10%, right? And it does make a lot of sense. So now I'm not going to tell you which is good for you. You have to decide which investment is good for you and how you should be planning your strategies in your personal finance to create wealth, because this is the must. Please do not ignore. Now here I would want to give you another hack that if you are someone who is already investing in insurance policies, be it ULIP policies or endowment, money back, whatever, and if you are paying on monthly basis, please do convert it to annual, or even if you are paying in a quarterly basis, please do convert it to annual, क्योंकि the moment you actually opt for monthly or quarterly, आपका fund management charges बढ़ जाता है और आपका एनुअल जो आता है प्रीमियम वो थोड़ा ज्यादा होता है। अगर आप उसी चीज को एनुअली पे करेंगे तो वो थोड़ा कम आएगा। जो हमने देखा केस LIC का, उसमें 67,000 एंड ऑड आ रहा था प्रीमियम पर एनम, क्योंकि दैट पर्सन वाज एक्चुअली पेइंग ऑन मंथली बेसिस, बट द मोमेंट ही कन्वर्ट्स इट फ्रॉम मंथली और क्वार्टरली टू एनुअल, वो ऑटोमेटिकली 1-2 हज़ार कम हो जाता है। अगर आपका 1-2 हज़ार कम हो सकता है साल का और आपको अगले 16 साल तक पे करना है तो 16,000 कम हो जाता है। इट्स नॉट अ बैड डील। Do not underestimate all such small savings because this is going to really add on to your wealth. Do share this video with your friends and family. Let's grow together by taking a right investment decisions, and stay tuned. See you in the next time with new topic, so that you can activate your financial genius, and do not forget to subscribe to my channel. So see you once again. Thank you so much for watching till the end.